नहीं, क्या आत्मा सच में होती है? क्या रेकी वास्तव में ही ऐसा कुछ चमत्कार कर सकती है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा हो? कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति के स्पर्श मात्र से किसी के जीवन के अंदर मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है या कोई अवसाद से ग्रसित है या किसी भी तरह की परेशानी है और उसका समाधान हो जाए सिर्फ एक स्पर्श मात्र से या एक ऊर्जा के संचार के माध्यम से। और काफ़ी सारे पर्सन हैं जिनके बारे में हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, तो आज इन्हीं पर्सनों को साथ लेकर आज हम आए हैं नीना खन्ना जी के पास, जो रेकी की ग्रैंड मास्टर और उनका पूरा विश्व में नाम है। तो नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। तो नीना जी, सबसे पहले एक सवाल है जो हर किसी के जहन में उठता है कि ये रेकी है क्या? रेकी सिर्फ एक इलाज की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ने की एक चेतन यात्रा है। इसे अगर आप सिर्फ हाथों की ऊष्मा मानेंगे तो ये अधूरा है। रेकी उस मौन ऊर्जा की भाषा है जो आपके विचारों, भावनाओं और आत्मा की तरंगों को पुनर्संतुलित करती है। मैंने इसे सिर्फ तकनीक नहीं, एक जीवन पद्धति की तरह जिया है। ये विज्ञान है लेकिन आत्मा का। अच्छा, एक बात देखिए, जैसे आपने बताया, हमने मान भी लिया कि आत्मा का विज्ञान है या कुछ भी, तो कोई ऐसे चमत्कारिक अनुभव है जो आपको लगा है कि हाँ ये मतलब सचमुच में ही चमत्कार है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग चमत्कार तब मानते हैं जब वो ऐसी कोई घटना होती है जिसके बारे में हमने कभी अपेक्षा ही नहीं की हो कि ऐसा भी हो सकता है मेरी जिंदगी में। जैसे कि मान लीजिए अब आपने आपके बारे में हमने सुना है कि आप बीमार व्यक्ति को ठीक कर देते हैं, तो क्या कोई ऐसा चमत्कारिक अनुभव हुआ आपकी ज़िंदगी में जिसके ऊपर आपने भी सोचा होगा ये तो अजूबा ही हो गया? बिल्कुल जी, शुरू में तो जब मैंने हीलिंग स्टार्ट करी तो मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले ही दिन से मुझ में बहुत परिवर्तन हुआ। मुझे गुस्सा नहीं आता था, मन बहुत शांत रहने लग गया, मेरी काम करने की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को बुखार आया और जब मैंने उसके माथे पे हाथ रखा तो वो बहुत तेज़ बुखार में तप रहा था। मैंने उसे 10-15 मिनट हीलिंग दी और उसके बाद मैंने 15 मिनट बाद जाके देखा कि उसका बुखार बिल्कुल उतर चुका था, थोड़ी थकावट शरीर में थी। तो ये मेरा बहुत ही बढ़िया पहला एक्सपीरियंस था जिससे मुझे यकीन हो गया और अपने ऊपर भरोसा भी हो गया कि वाकई रेकी काम करती है। ये कब की बात है? ये 25 साल पुरानी बात है, जब मैंने रेकी नई नई सीखी थी। अच्छा, लेकिन रेकी सीखने की वजह क्या रही है आपको? यूं कहिए कि शायद ये चमत्कार परमात्मा ने मुझ तक पहुंचाना था और मेरे माध्यम से दूसरे लोगों तक भी पहुंचना था। मैं अफ्रीका में जहाँ बिजनेस करती थी वहाँ हमारे पास में ही एक और व्यक्ति थे, उनकी किडनी में स्टोन था। किस चीज़ का बिजनेस करते थे आप? मेरा गारमेंट्स और ज्वेलरी वगैरह का काम था, स्टोर्स थे वहाँ पे। तो आगे क्या हुआ? जो नेबर्स थे हमारे वहाँ पर, एक उनका काम था, वो एक दिन मेरे पास आए कि यहाँ पर कोई मास्टर्स आए हुए हैं, आईटी में प्रोफेसर हैं 2 लोग, और सुना है कि वो टच हीलिंग से बीमारी को ठीक कर देते हैं। उनके किडनी में स्टोन था और वहाँ पर उन दिनों मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि मैं पहले कभी कहीं गया नहीं और मुझे शुरू से ही, बचपन से ही इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है और आध्यात्मिक स्तर पर। तो मैंने तुरंत ही उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। मैं उनके साथ गई। पहले दिन जाने के बाद ही मुझे जाकर वहाँ बहुत अच्छा और शांत, रिलैक्स माहौल मिला। फिर 3 दिन के उन्होंने जो सेशन उनके साथ किए, मैं वहाँ पर सामने बैठी होती थी और मैं देखती रहती थी कि किस तरह से हो रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो मुझे तब लगा कि जब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने नेबरिंग कंट्री में जाकर अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि किडनी स्टोन है ही नहीं, स्टोन गायब हो चुका था। मतलब स्टोन गायब, खत्म, बिल्कुल स्टोन बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो मेरे लिए कुछ चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हमने केवल सुना था, देखा कभी नहीं था। उसके बाद मेरा विश्वास इस पे और ज़्यादा बढ़ने लग गया और मैंने इसे सीखने का निर्णय कर लिया। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हमने खाली सुना था, देखा नहीं था, तो जैसे अगर बचपन की बात करें तो बचपन में हम लोग बड़े डरते थे कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो आपको भी लगता है कि आत्मा होती है? बिल्कुल होती है आत्मा। हमारा शरीर जो है वो आत्मा से ही चलता है। आत्मा ना हो तो हमारा शरीर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा की एक
छोटी सी किरण, छोटा सा बिंदु, छोटी सी ऊर्जा सदा हमारे शरीर में विराजमान रहती है, जिससे हम चलते हैं और संसार में सब काम करते हैं। अच्छा, तो आपने कभी इस शक्ति को महसूस किया है कि आत्मा या कोई भी एक ऐसी शक्ति जो मतलब अलौकिक है, जो जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आपको महसूस हुआ, ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि साधना करते करते अब इतना समय हो गया है, मैं 25-26 साल से रेकी कर रही हूँ और इसमें साधनाएं भी होती हैं। और कई बार हमें ऐसा फील हुआ है कि अचानक से तबीयत खराब हो गई या कोई मुश्किल आ पड़ी, तो मुझे लगता है कि कोई शील्ड हमें प्रोटेक्ट कर रही है। मेरे चारों तरफ एक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें पूरी तरह से गाइड और प्रोटेक्ट करती है। और ये भी बात सच है कि जिस तरह से बिजली के दो तार एक साथ चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी तरह इस दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और उसको देखने का मौका शायद जीवन में सभी लोगों को नहीं मिलता, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या चीज है। बचपन में हम लोग किसी भूत प्रेत का नाम सुन के, या घर में कोई बड़ा बूढ़ा बात कर रहा होता था कि उसके अंदर भूत आ गया या उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने एकदम से सर हिलाना शुरू कर दिया, तो हम लोग घबरा जाते थे कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अब अंतर ये है, क्योंकि मैं अध्यात्म में काफ़ी कुछ करती रहती हूँ, बहुत सी मैंने मेडिटेशंस की हैं, कई गुरुओं के द्वारा ज्ञान लिया है, तो अब ये समझ आ गया है कि ये शक्तियाँ अक्सर हार्म करने के लिए नहीं आती किसी को। कई बार हमारे जो पूर्वज होते हैं या जो करीबी रिश्तेदार जो मृतक हो जाते हैं, वो हमारे आसपास हमें आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आते हैं। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि हमें उनसे ब्लेसिंग्स भी मिलती है। वो हमें बहुत प्यार करते थे और वहाँ जाकर के भी उनका प्यार हमारे लिए बढ़ ही जाता है और वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। अच्छा, तो एक सवाल आपसे पर्सनल लाइफ है, आपका पहला प्यार क्या था, कौन था, और उस से जो रिलेशन रहा है उसने आपको क्या सिखाया? भाई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो मैंने तो बचपन से ही अपनी माँ को बहुत प्यार किया। मेरी माँ मेरी गाइड, मेरी इंस्पिरेशन और मेरी धार्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने की शक्ति रही और उनसे मुझे बहुत प्रेम है। पहले भी था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुकी हैं। आज भी मैं उनको बहुत प्रेम करती हूँ। और रेकी में तो एक विधा ही है कि जब हम किसी दूसरे को रेकी देते हैं तो पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनको दिल से याद करते हैं और हमारी वो शक्ति कई गुना होकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है। अच्छा, सेकंड प्यार किससे? देखिए, मेरी तो शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और हमें जब हमारी शादी हुई तो मेरे पति एक आर्मी ऑफिसर थे जो बहुत ही अच्छे संस्कार, उच्च विचारों वाले और डिसिप्लिन लाइफ वाले थे। तो उन्होंने भी हमें बहुत प्यार दिया और हमने भी उनसे बहुत प्रेम किया। आज तक मैं उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाओं को याद रखती हूँ और जिस तरह से वो कहा करते थे, उनके उन सभी रूल्स को, उन सभी गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तीसरा प्यार? अब ये बात कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने दोनों ही बच्चों को बराबर प्रेम करती हूँ, बेटी को भी और बेटे को भी। ये तो आपने सुना ही होगा कि माँ के लिए बच्चे से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। तो मेरे दोनों ही बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब तीसरा और चौथा प्यार वही है? जी, मेरे बच्चे ही मेरा प्यार है, मेरी शक्ति है। इनफैक्ट मैं जो कुछ भी करती हूँ वो उसमें मुझे सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं कि आप जो कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ओपन है। ओके। अच्छा, एक और बताएंगे, जैसे कि अब बचपन की बात करें अपने बच्चों की, तो बच्चे थे जब आप छोटी बच्ची थी तो क्या बनने का सपना देखा था आपने? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी डॉक्टर बनाना चाहा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। उन्होंने MBA किया और वो किसी और फील्ड में चली गई, तो इसलिए डॉक्टर बनने का सपना मेरा मेडिकल प्रोफेशन में अधूरा रह गया। लेकिन मैं दूसरी तरह से मैंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की हीलिंग और अध्यात्म के क्षेत्र में। मतलब डॉक्टर बन गए, लेकिन मेडिकल वाले जी, डॉक्टर लिखने के नाम पर हम डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप हीलिंग तो करते हैं ना, बीमारियों को, जो बीमारियों में भी तो इलाज करते हैं ना।
जी मतलब कुछ हद तक मतलब 50% तो आ ही गए उसी प्रोफेशन। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि डॉक्टर की उपाधि मिली और डॉक्टर का कुछ हद तक काम भी हम करते हैं। और ये भी सच है कि जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल हो जाती है तब कहा जाता है कि जब कोई चीज काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। और ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि हीलिंग करने के साथ साथ हम बहुत सी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं, बहुत सी चीजों को वापस उनको अपनी जगह पर ला देते हैं और उनके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। अच्छा, एक बार अभी जैसे बीमारियों की बात करी आपने, तो आपके पास किस किस तरह की बीमारियों का अभी तक आपने इलाज किया है? छोटी से छोटी और बड़ी बीमारी के लिए लोग आते हैं, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, जॉइंट पेन और स्टमक एक, और घर में लोगों का आपस में जो है वो डिस्प्यूट हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए तो लोग अक्सर आते ही हैं और ये प्रॉब्लम्स तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती हैं। हेडेक वगैरह, पेट दर्द, बाजू दर्द, ये तो एक 15 मिनट के सेशन में ही ठीक हो जाता है। और जब उससे ऊपर गंभीर बीमारियों की तरफ जाते हैं तो जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, पैरालिसिस के केसेस हैं, कैंसर के केसेस हैं, इस तरह के बहुत से लोग आते हैं और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने को मना नहीं करते, क्योंकि दवाइयाँ बराबर साथ साथ चलती रहनी चाहिए। और इसको हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में जब काम करते हैं तो उनकी बीमारी जल्दी अच्छी होने लग जाती है और वो एनर्जी से भर जाते हैं और उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। दवाइयाँ भी वो आराम से खा लेते हैं, जबकि वो पहले जब आते हैं तो बिल्कुल ज़िंदगी से हार चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं कि अब हम थक गए, अब दवा खाने का मन नहीं करता, परमात्मा हमें उठा ले। तो उन्हें इस विचार से निकालना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, उनको पॉजिटिव एनर्जी से भरना और जीने के लिए उनकी दोबारा से इच्छा को जागृत करना, ये एक मैं समझती हूँ बहुत बड़ा कार्य है। डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि जिस व्यक्ति में जीने की इच्छा नहीं होती वो ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रह सकता। कैंसर भी ठीक हो सकता है, कई केसेस में तो बिल्कुल क्योर भी होता है इसमें, क्योंकि जो कैंसर है वो भी हमारी जो सोच है, हमारी नेगेटिव कुंठित सोच है और कुछ इस जन्म के, बचपन के, प्रेजेंट के या पास्ट लाइफ के भी कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में इस तरह की गंभीर बीमारियां आ जाती हैं। और उनको जब हम ऊर्जा देते हैं, उनको जब हम नेगेटिव चीज़ों से दूर कर देते हैं तो उनमें जीने की इच्छा भी आती है और धीरे धीरे वो क्योर भी होना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज के जो पेशेंट आते हैं तो बिल्कुल क्योर भी होते हैं और मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, अपने सामने किए भी हैं। और जो लास्ट और फोर्थ स्टेज पे आए हैं तो वो कई बार नहीं रहते। अभी हाल ही में मेरे पास एक केस आया था, वो लेडी मेरे पास कह करके ही आई थी कि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीऊँगी, पर मुझे आपके साथ ही अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हीलिंग करनी है और आपके साथ बैठ के अपनी हायर डायमेंशंस की ओर जाना है। तो उनकी बराबर हीलिंग मैंने करी और जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो मैं उनके पास मौजूद थी। मैंने उनको अंतिम श्वास लेते हुए भी देखा और देखा कि वो बड़ा पीसफुली उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। नहीं तो कैंसर के पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है जब वो विदाई लेते हैं। फैमिली डिस्प्यूट है, आपस में नहीं बनती, उसका कैसे इलाज? वो तो आपस में उनकी तो अंडरस्टैंडिंग ही गड़बड़ है, उसको कैसे संभाल सकते हो आप? देखिए, रेखी एक पॉजिटिव ऊर्जा है। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। जैसे जैसे हमारे विचार शुद्ध होते हैं हम एक दूसरे को सम्मान और प्रेम देना शुरू करते हैं और उसी समय ब्रह्मांड भी हमारा साथ देता है और वो इनको धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं वो इस चीज को लेके इतने दुखी और इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको उसमें से बाहर निकालना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि इस स्थिति में किसी को भी भगवान ना लाए, सब में आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहे। ओके अच्छा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे आपसे, तो अभी समाज सेवा में भी आप जुड़े हुए, किस तरह की सेवा करते हैं आप? जी, हम लोग स्ट्रीट पे जो बच्चे हैं नंगे पांव, गर्मी में, तपती धूप में उनके पांव में छाले पड़ जाते हैं, तो मेरी टीम जगह जगह जाकर एक स्ट्रीट पकड़ लेते हैं या एक एरिया हम पकड़ लेते हैं,
तो उस स्ट्रीट पे हम लोग शूज़ चप्पल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर गर्मियों में छाछ या रूह अफ़ज़ा ठंडा कुछ भी हम लोग लेके जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लंगर लगाते हैं, सेवा में किताबें, बच्चों की यूनिफॉर्म्स, ड्रेसेस वगैरह सब हम प्रोवाइड करते हैं। संस्था मेरी एक है आओ संकल्प लें के नाम से, उसमें हम 17 लोग मिलके काम करते हैं, लेकिन उसमें हमने कुछ कहीं से ऐसी एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं ली है। हम लोग खुद ही जो 17 मेंबर्स हैं वो मिल करके कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो अपनी स्वेच्छा से आना चाहे वो हमारे साथ भी चल सकता है। लेडीज़ को बहुत समस्या होती है कि कईयों के घर में खाने को भी नहीं होता है, और पति जो है वो शराब पीकर अपना सारा पैसा उसमें वेस्ट कर देता है जी। तो इस तरह के घरों में जाके पत्नी को काम दिलवाना, सिलाई की मशीनें दिलवाना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए सिखाना और उनको इस तरह की जॉब्स छोटी मोटी दिलाना, ये सब काम भी हमारी संस्था करती है। ओके, तो अब जैसे आपकी संस्था है उसके साथ कोई जुड़ना चाहे तो कैसे? आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आओ संकल्प लें मेरी संस्था का नाम है। आप चाहें तो इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए जाएंगे नंबर, टेलीफोन नंबर्स, आप उन पर भी संपर्क करके आप साथ में आके डोनेट करना चाहें, सेवा करना चाहें, किसी भी तरह से हमसे जुड़ना चाहें तो आप इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने रेकी सीखना हो कुछ? नीना खन्ना ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, उसमें सब नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे रेकी मास्टर्स के बारे में देखते हैं, तो वे लोग अपने बहुत सारी प्रमोशन करते हैं, वीडियो डालते हैं जिसके अंदर वो रेकी सिखाते हैं, ऐसा कुछ है, तो क्या आप भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम करते हैं? जी, पॉडकास्ट वगैरह और रील्स तो मेरी आती ही रहती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ना सिखाकर इन पर्सन सिखाऊं, क्योंकि जब हम पर्सनली एक दूसरे से मिलते हैं तो जो देखने से जो हमारा कनेक्शन बनता है उसमें वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं और सामने वाले को जल्दी रिसीव होती हैं, और वो जल्दी से उसको सीख पाता है, और उसके कोई डाउट्स हो तो उसी समय हमसे पूछ भी सकता है। हालांकि जूम के द्वारा भी सेशंस होते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग आके पर्सनली उसको सीख सकें, तो जूम के द्वारा भी मैं सेशंस करती हूँ, और उसके बाद एक ग्रुप बना दिया जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड और मास्टर्स का। तो उसमें जिनके जो जो सवाल होते हैं उनके आंसर्स दिए जाते हैं, और लोगों को उसमें जोड़ दिया जाता है, और ताकि वो एक दूसरे के ऊपर हीलिंग करके एक्सपीरियंस कर सकें और ये जान सकें कि जो शक्ति उन्होंने प्राप्त की है वो सचमुच काम कर रही है कि नहीं। तो ये ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी चलती हैं, तो उसके लिए कितना कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं या वैसे ही फ्री है ये? जी हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के ही चार्जेस होते हैं, क्योंकि रेकी का प्रिंसिपल है, ये एक जापानीज विधा है जिसमें डॉक्टर मिकाबू उसाई ने ही इसको जो है वो सामने लाए थे दुनिया के। हालांकि ये भगवान बुद्ध भी इसी को करते थे, बाद में जाकर ये विदेशों में पॉपुलर होकर वापस भारत में आई, और ये उनका एक नियम है कि हमें इसका एक चार्ज, एक फीस के रूप में अमाउंट लेना ही होता है। मतलब कितना, मतलब अप्रोक्स कुछ? इसमें 1100 से रुपये लेकर 5100 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं, डिपेंडिंग कि एक दिन की क्लास है, 2 की है या 3 दिन की है, तो उसमें यहाँ पर उनका रहना, खाना पीना पूरी व्यवस्था रहती है, पूरा दिन उनको यहीं पे रहना पड़ता है। तो फर्स्ट डिग्री के कम होते हैं फीस, सेकंड की ज़्यादा है, मास्टर्स और थर्ड की तो और भी ज़्यादा होती है, लेकिन उस लेवल तक उन्हीं को ले जाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वो करने का इच्छुक है, या उसमें भावना है किसी और को देने की या किसी की सेवा करने की, उन्हीं को ये डिग्रीज दी जाती हैं। वरना तो लोगों को फर्स्ट डिग्री के बाद ही आराम मिलना शुरू हो जाता है, अपने और अपने परिवार के लिए वो फर्स्ट डिग्री के बाद आराम से रेकी कर सकते हैं। मतलब आसान है अगर सीखना चाहे तो कोई? जी बिल्कुल आसान है। 7 साल से बच्चा लेकर 50 साल या 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी इसे सीख सकता है और आराम से कर सकता है। अच्छा मैडम जी, आपने रेकी के बारे में बहुत अच्छा बताया, तो मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे साधु सन्यासियों के पीछे लोग लगे हुए थे कि भैया ढोंगी ढोंगी लोग बोलते रहते हैं। मान लीजिए अभी मतलब यूट्यूब पे आप हर जगह सोशल मीडिया पे देखोगे तो ज्यादातर लोग मतलब ना आलोचनाएं होती रहती है कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ पावर तो है नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको भी किसी ने ढोंगी या पाखंडी या भ्रम में फैलाने वाला बोला है किसी ने अभी आप तक?
मेरा ये मानना है कि आलोचना तो बहुत अच्छी चीज है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। कई लोग नहीं विश्वास करते, जो शुरू में आते हैं बहुत बीमार होते हैं और दिमाग में भी उनके हजारों चीजें चल रही होती हैं, तो इसे मानते नहीं है। जी। मैं यूं कहूंगी कि वो बिलीव नहीं करते हैं कि जब डॉक्टर्स हमारा इलाज नहीं कर पाए, साइंस इतना आगे बढ़ गई है, उनसे भी हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, राहत नहीं मिल रही है, तो ये ऐसी क्या चीज है, कोई जादू या चमत्कार तो है नहीं जो ये करते हैं और हम ठीक हो जाएं। जी। तो ऐसे में हम उनको 3 सेशंस लेने के लिए कहते हैं, और जब वो सेशन लेने के लिए आते हैं तो पहले उनको समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। धीरे धीरे जब वो तैयार हो जाते हैं इन सेशंस को लेने के लिए, फिर उनकी हीलिंग स्टार्ट करी जाती है, और जब उनकी हीलिंग उन पे काम करना शुरू कर देती है और उनको बहुत परिवर्तन नजर आता है, उनकी बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है, तो खुद ब खुद इस पे यकीन करने लग जाते हैं। ऐसे मतलब भरोसा कायम हो जाता है। जी मतलब बिल्कुल। आपको भी मिलते हैं कुछ ऐसे लोग जो भरोसा बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो विश्वास नहीं करते और ये इस तरह से चले आते हैं कि भाई चलिए देखते हैं क्या करती हैं और क्या हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं, लेकिन और इसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि जिसकी डेस्टिनी में होता है, जिसने ठीक होना होता है, वही यहाँ पर आकर के उस हीलिंग को लेता है, करता है। इसमें कर्म और भरोसा दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका ठीक होना तय लिखा है, तो आपका भरोसा 1-2 बार बैठने के बाद ही ठीक हो जाएगा, आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा। और जब यकीन शुरू हो जाता है तो फिर तो चीजें अपने आप काम करनी शुरू हो, भरोसे पे ही दुनिया कायम है बोलते हैं। अच्छा, अभी जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी आप करते हो, तो एक लोगों को समझाने का, काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो ये किस तरह से स्टार्ट किया आपने? काउंसलिंग तो देखिए रेकी के लिए जो भी व्यक्ति आएगा उसको करनी ही पड़ती है, क्योंकि आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा परिवार या घर होगा जहां पर किसी ना किसी को कोई समस्या ना हो। तो जब वो पहली बार हमारे पास आते हैं तो उन्हें काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे काउंसलिंग करते करते उन लोगों को समझाने के बाद ही हम उनका ट्रीटमेंट शुरू कर पाते हैं, उनको सेशंस दे पाते हैं। तो इसी दौरान मैंने इतनी काउंसलिंग की कि अब मुझे लगता है कि काउंसलिंग भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि 70% डिजीजेस मेरा मानना है कि साइकोसोमेटिक होती है जी ना। तो जब हम 50% उस व्यक्ति के दिल दिमाग पे काम कर लेते हैं, उसको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये जो तुम्हारे थॉट्स हैं नेगेटिव हैं, ये सच्चाई नहीं है, तुम ठीक हो सकते हो, जब वो उसको बिलीव करना शुरू कर देता है तो रेकी भी अपने आप से उस पर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे तो वो अपने आप ही उस जगह पर पहुंच जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। मतलब कि काउंसलिंग मैंडेटरी है हर काम में। अच्छा, एक बात है, जैसे कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ भोलेनाथ जी की, मुस्लिम जाके अल्लाह की पूजा करते हैं, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब का करते हैं। मतलब ऐसे ही हर धर्म का व्यक्ति अलग अलग उनकी विचारधारा है, अलग अलग तरीके हैं उनके भगवान को मनाने के, और हीलिंग प्रोसेस भी सबका ही अलग अलग होता होगा मेरे हिसाब से। तो क्या आपको मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या रेकी मतलब सब धर्म वालों के हिसाब से काम कर सकती है क्या एक साथ? जी, या हिंदू के लिए अलग रहेगा? मतलब रेकी की पत्ती भी अलग हो सकती है ना, कि हिंदू को किसी और तरीके से सिखाएंगे आप और मुस्लिम को किसी और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेकी में कोई हर तरह के व्यक्ति हमारे पास आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग आते हैं। और रेकी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक धर्म को फॉलो करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया में अगर इस तरह की कम्युनिटी के लोग हैं कि जो शिव जी को मानते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उनको हम वो मंत्र बोलकर उसमें उस स्टेज में लेके जाते हैं जिससे कि वो काम हो सकें, शांत हो जाएं, या ओम का उच्चारण करते हैं। और मैंने देखा है कि ओम का उच्चारण करने में किसी भी धर्म के लोग परहेज नहीं करते और वो आराम से जुड़ जाते हैं, या फिर कोई सूदिंग सा म्यूजिक लगा देते हैं जिससे कि वो रिलैक्स फील हो। और जब वो अपने भीतर चले जाते हैं, काम हो जाते हैं, तो फिर तो वहाँ तो कोई धर्म रह ही नहीं जाता, वहाँ तो उसी की एक शक्ति है, ईश्वर की ऊर्जा, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की शक्ति है। तब तो सब कुछ उससे भर जाता है और सारे सवाल मिट जाते हैं।
अभी जैसे आपने बोला कि ओम का उच्चारण हर एक धर्म का कर सकता है, लेकिन अगर मुस्लिम धर्म में देखें तो वो कभी नहीं उच्चारण करेंगे, ना ही ईसाई धर्म वाले करते हैं। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, उनको शुरू में ही बता दिया जाता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप ईश्वर, अल्लाह, जीसस या कृष्ण, राधा, राम, किसी का भी नाम जिसमें आपकी आस्था है, और अगर किसी को भी नहीं मानते तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने मास्टर्स को, अपने दोनों गुरुओं को नमन करके उनका हृदय में स्मरण करें और इससे कनेक्ट हो जाए। अच्छा, जैसे अभी धर्म के ऊपर बात होती है, अब आपने बोला कि क्या अभी मुझे एक बात बताएंगे कि जैसे मान लीजिए मैं मांसाहारी करता हूँ, मतलब मैं नॉनवेज खाता हूँ, या कोई मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो क्या रेकी से इसका फर्क पड़ता है कि एक मांसाहारी व्यक्ति के ऊपर जल्दी असर करेगी एक नॉनवेज खाने वाले के ऊपर, या शाकाहारी व्यक्ति के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना इसमें कोई परहेज बताया जाता है कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, मतलब प्रॉपर वही है सब कुछ, आप जो चाहें अपने हिसाब से खा सकते हैं। और ये तो सभी धर्मों में लिखा है कि जब आप ध्यान या पूजा करने बैठते हैं तो आप शांत मन, एकाग्र चित्त से बैठकर करें तो वो शक्ति ज़्यादा काम करती है। अच्छा, अभी आपने मुझसे बता रहे थे आप कि परमात्मा से जुड़ जाते हैं व्यक्ति जब रेकी से जुड़ते हैं, तो परमात्मा से अगर जुड़ता है व्यक्ति तो वो तो भूत भविष्य भी देख सकता है, या जो उसका भूतकाल में क्या था, क्या ऐसा कुछ है इसमें कि आपका भविष्य पता लगा सके, या पास्ट लाइफ या कुछ ऐसा पता हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं, NLP की क्लासेस होती हैं, क्वांटम फिजिक्स के द्वारा काफ़ी कुछ बताया जाता है। इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं। मतलब पास्ट लाइफ देख सकते हैं इसमें? जी, पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं, और कई लोगों के जो तकलीफ या गंभीर बीमारियां या समस्याएं होती हैं जो इस जीवन में ठीक नहीं हो रही होती हैं, उनको पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है, और वहाँ जो भी कुछ घटना ऐसी हुई है जिसके कारण से ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, पीछे जाके उसको हील कर दिया जाता है, तो इस लाइफ में भी वो समस्या उसकी दूर हो जाती है। आपके पास आते हैं ऐसे केस? जी, कई आते हैं। मतलब कोई केस का बताइए कि ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा आ गया कि आप हीलिंग कर रहे हो लेकिन फिर आपको पास्ट लाइफ का ही देखना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में? जी, मेरे पास एक व्यक्ति आया करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी जी। और उनके साथ हम लोग बैठे मेडिटेशन कर रहे थे, तो एकदम से वो पास्ट लाइफ में चले गए। मेडिटेशन करते 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 मैंने बोला और पीछे और पीछे, अब आप 10 साल के हो गए, अब आप 5 साल के बच्चे बन गए, आप और पीछे और पीछे और पीछे जाइए। तो अपनी पास्ट लाइफ में चले गए थे एकदम से, और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वो मुझसे ही कनेक्टेड थे, और उन्होंने उस चीज़ को फील किया उस समय, और मैंने भी किया। और फिर बाद में हम लोगों की आंखों से एकदम आंसू निकलने शुरू हो गए, और काफ़ी समय तक हम इस तरह से मौन बैठे रहे, एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला, क्योंकि हम वो चीज़ को फील कर पा रहे थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने क्या क्या वहाँ पर देखा और क्या उनको फील हुआ। ओके, मतलब उसके बेस पे ही आपने उनका इलाज किया? जी बिल्कुल। अच्छा, एक जैसे कि अभी जो युवा समाज अगर हम लोग देखें आज के टाइम में, तो हम लोग क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स मूवीज़ देख रहे हैं, और उसके अंदर कोई व्यक्ति बता देता है कि 1 नंबर वाले हो तुम करोड़पति बनोगे, 100 नंबर वाले ऐसे करे, मतलब ये ऐसे ही सारे नंबर हमारे 1 से लेके 9 तक की गिनती पूरी करते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारी वीडियो होती है, उसको देखते रहते हैं, और इतना एडिक्शन आ जाता है कि वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी वो लगे रहते हैं मोबाइल में। तो क्या रेकी के जरिए इसका समाधान है? बिल्कुल किया जा सकता है। वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात आ गई। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती हैं, कुछ हमें नहीं ले जाती हैं। तो ये समस्या आजकल बहुत गंभीर है और हर जगह ये देखने को मिल रही है। इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो लोग रेकी करें, और रेकी करने के बाद उनके थॉट्स अपने आप चेंज होते हैं, पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है। और ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि अगर 1 नंबर वाले का बोल दिया कि 2 करोड़ की लॉटरी लगेगी या तुम 2 करोड़ पाने वाले हो, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानती।
कर्म भी जरूरी है। यदि हम सोच लें कि हमारे पास तो 6 महीने में 1 करोड़ ही आने वाला है, तो क्या लॉटरी तो निकलने वाली नहीं है, कोई घर आके आपको देने नहीं वाला है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना और काम करना, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना। यदि आप उससे ज़्यादा ही काम करेंगे तो ही आप उस अमाउंट को हासिल कर पाएंगे। घर बैठे बैठे कोई बारिश नहीं होने वाली। ओके, मतलब कर्म करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करेंगे बिल्कुल। गीता में भी लिखा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म तो करते ही रहो। आप अपने कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। जब हम दिल से, श्रद्धा से, पूरी लगन, मेहनत से और विश्वास से अपना काम करते हैं तो परमात्मा जरूर फल देता है। किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी को गलत ना कहें, गलत कामों में ना पड़ें और सबके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखें। अवश्य हमें हमारे कर्मों का फल और मेहनत का फल जरूर मिलता है। अच्छा, अगर भविष्य की बात करी जाए तो रेकी का भविष्य क्या है? आजकल तो रेकी बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये हर जगह काम आती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो यंगस्टर्स, नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे वो नए नए आते हैं तो उनको जो जॉब्स मिलती हैं उसमें बॉस के जो है वो काफ़ी कड़ी बातों का भी उनको सामना करना पड़ता है, प्रश्नों का भी। कोलीग्स जो होते हैं, जो नया स्टूडेंट आता है ना, वर्क प्रेशर, वर्क लोड, और जो नए आते हैं उनसे ज़्यादा ही लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तो वो कई बार घबरा के बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा करते हैं, फिर भी हमें कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता। तो उसके लिए रेकी बहुत ही कामयाब है। आप हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, रेकी करिए, और उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स बना करके दिए जाते हैं, कुछ इत्र का प्रयोग किया जाता है, और डाउजिंग के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, आपको किस दिशा में काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें रेकी के द्वारा देखी जा सकती। अच्छा, अभी आपने वर्ड बोला है कि क्या प्रोफेशन में जाएगी, तो ये क्या बड़े होने के बाद ही पता लगता है या बचपन में ही पता लग सकता है? जैसे मान लो बच्चा है, पैदा हुआ, उसके बारे में तुरंत प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ज्योतिषी वगैरह तो इसमें सदियों से करते आ रहे हैं प्रिडिक्शन कि आपका बड़ा बच्चा होगा तो ये बनेगा, छोटा हुआ तो ये बनेगा। लेकिन मैं जो समझती हूँ, जब बच्चा 10th क्लास में या 12वीं क्लास में आ जाए तो उसका रुझान देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, और तब उसके हिसाब से 3 या 4 टॉपिक चूज करके उसमें से डिसाइड करना चाहिए कि वो किस लाइन में जाएगा। मतलब रेकी कर सकते हैं इसको डिसाइड? जी बिल्कुल कर सकती है। हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और उसमें चारों कॉर्नर्स में लिखा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी हॉबीज हैं, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर उसमें पता चल जाता है कि किस तरफ इनको जाना चाहिए। मतलब आप कैरियर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और जैसे अगर मान लीजिए किसी की शादी होने वाली है, उसको मैचिंग कर सकते हो आप? देखिए, मैचिंग तो मैं समझती हूँ कि आजकल लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग जो मानते हैं वो ज्योतिषी के पास जाते हैं पत्री वगैरह मिलाने के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि उन दोनों को सामने बैठा के उनका ऑरा रीड कर लिया जाए और उन दोनों का स्वभाव मिलता है या नहीं मिलता, इसका पता लगाया जा सकता है। तो उससे मतलब शादी टूटने की नौबत बच सकती है अगर जी बिल्कुल पहले ही प्रयास करें। आप खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? मैं ब्रह्मांड की उस शक्ति का एक छोटा सा पुंज हूँ जिससे एक कार्य दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा कि मैं उस शक्ति को औरों तक पहुंचाऊं और उन्हें उनकी दिव्य ज्योति से परिचित कराऊं। मतलब वही समाज सेवा में लगे रहो, जो आपके पास ज्ञान। समाज सेवा भी करें आप, लोगों को हीलिंग भी करें, उनके दुख दर्द में साथ दें, और सबसे बड़ी सेवा तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप चलते हुए व्यक्ति को भी कुछ बोल करके 2 मिनट के लिए मुस्कुराना सिखा सकें तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ओके नीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।